Wish you very good morning from the depth of my heart to all my dear friends who are watching this video. And today we are now going to solve all the questions of set D. जैसा हमने बताया था कि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर यहाँ पर बी सेट को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, जिसका कारण था कि मेरे पास जो पीपीटी थी उसको यहाँ पर हमने सेट डी को टाइप कर दिया था। लेकिन आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष इस सेट बी को करने के लिए। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड start with our first question. Okay, so this one is the first question of today's lecture, and first of all read this question carefully. Which of following is often used to express the concentration of pollutants in water or air? इसने बोला है कि हम इनमें से किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करते हैं जो हमारे पास प्रदूषक होते हैं, जो हमारे पास पोल्यूशन करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनको पॉल्यूटेंट बोला जाता है एयर या फिर ऑयल के अंदर। तो उनको मेज़र करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं पीपीएम का। किसका यूज़ करते हैं? पीपीएम का। और पीपीएम आपका एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब जो हमारे पास पीपीएम होता है वो तो आपको दे नहीं रखा है, यहाँ पर पीपी दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर पीपीएम ही करना है। लेकिन जो हमारे पास पीपीएम होता है वो आपका बेसिकली मिलीग्राम पर लीटर होता है, या फिर इसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं माइक्रोग्राम पर एमएल, ठीक है। अब इनमें से ये ppm इसके इक्विवेलेंट है, तो कौन सा आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर दिख रहा है? तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे बताओ भैया? हाँ जी, कौन सा आंसर दिख रहा है आपका? माइक्रोग्राम पर ml। सो और करेक्ट आंसर दैट इज सी। आगे बढ़े। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन बॉडी सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ। इसने बोला है कि जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इनमें से किसके इक्विवेलेंट होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक लाइन है जो यहाँ पर बोली गई है। अगर आपने इन डेप्थ एनसीईआरटी को रीड किया है तो इसमें आपको सोचने समझने और परखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपका 0.9 W/V NaCl सॉल्यूशन। ओके, आप जानते हैं W/V क्या है? W/V आपका क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन गैल्वेनिक सेल हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, वैसे तो आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एनोड होता है वो यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पर एनोड देखने को मिलता है हमें वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका कैथोड होता है पॉजिटिव और इधर की साइड इसका जस्ट रिवर्स नेगेटिव, ठीक है। इसको आप एक लॉन की ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। L4 होता है लेफ्ट साइड लिखा जाता है। कौन लिखा जाता है? जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड वाले का। और N4 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रोलिसिस का कि लॉन क्या है, ये लेफ्ट साइड लिखा जाता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा यहाँ पर ये एनोड होता है और इसका साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ओके, तो हियर इज करेक्ट आंसर दैट इज ऑक्सीडेशन यहाँ पर एनोड, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स एनोड। फोर्थ क्वेश्चन,
विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको यही नहीं पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो इसका आंसर देने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने बेसिक से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर दिया मैंने किससे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, ठीक है, हाँ चेंज इन टाइम, ठीक है, वो डेल्टा टी से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सी से। डेल्टा सी आपका कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है अपने पास, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होती है, और टाइम को किस में मापते हैं हम, सेकंड के अंदर, तो क्या बन जाएगा अपना मोल पर लीटर पर सेकंड। सो आवर करेक्ट आंसर दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के आफ्टर है 5th, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ग्रुप नंबर 12 के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है जिंक, एक होता है आपका कैडमियम और एक होता है आपका मरकरी। एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर आपका 48 और एटॉमिक नंबर 80, यही वो एलिमेंट्स हैं जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। उसके लिए मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास यहाँ पे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in ground state and common oxidation state, common oxidation state. This one is called transition element. वो एलिमेंट जिनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोले तो या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइक जैसे मैंने बोला आयरन, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 और यहाँ पर होता है 4s2। 3d6 की अगर मैं फिलिंग करूँगा तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल, ठीक है, 3d कितना अपना 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4। सिंस मेरे पास यहाँ पे जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, लेकिन +2 में आपका जो यहाँ पे s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है 2, वही यहाँ से रिमूव होता है, वही यहाँ पे वैकेंट होता है। बाकी आपका चाहे 3d की बात कर लें, 4d की बात कर लें और अगर मरकरी है तो 5d, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं d ऑर्बिटल के अंदर, डी सबसेल के अंदर। इसी कारण से यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पेयरिंग होती है सभी की, तो इसीलिए आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब दिख रहे हैं आपको कौन से वाले, जिंक इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 6th। क्वेश्चन नंबर 6th, यस, 1 स्लाइड मिसिंग। व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। सिंपल है वैसे तो खैर, पायरोल्यूसाइट ओर से अपना क्या मिलता है हमें, KMnO4, और KMnO4 क्या अपना एक पोटेशियम परमैंगनेट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर एंड MnO2 इज पायरोल्यूसाइट ओर। MnO2 की रिएक्शन करते हैं अपन किसके संग, KOH के संग और ऑक्सीजन के संग, तो मेरे पास यहाँ पे मिलता है MnO4 2-, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइन,
मैग्नेट आयन, और इसका हम फर्दर करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर बनता अपना MnO4 माइनस, जिसको परमैंगनेट आयन बोलते हैं, और परमैंगनेट आयन के अंदर ही आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7th। What is secondary valency of COCl3 4.4 NH3 if it is 1 mole is reacted with excess AgNO3 to give 1 mole of AgCl? इसने बोला है अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको ये पता होगा कि मेरे पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर। वैलेंसीज कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है आपकी प्राइमरी वाली, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? सेकेंडरी वाली। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन कर रखा है। इस कंपाउंड के अंदर बोला गया है कि मेरे पास इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है और 1 मोल AgCl बनना चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर मुझे इस कंपाउंड से, जो कंपाउंड गिवन कर रखा है Cl2 दे रखा है, Cl3 है, सॉरी, रुको एक सेकेंड, COCl2.4NH3 जो ये आपका एडिशन कंपाउंड दे रखा है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। किसको ध्यान में रखते हुए कि मुझे यहाँ पर एक क्लोरीन को बाहर निकालना है। 3 क्लोरीन में से किसको बाहर निकालना है? एक क्लोरीन को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो 2 पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो आपका एक नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, जो आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है वो आयनाइजेबल होता है, जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये क्लास के डूनिंग आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर Cl एक बाहर निकालना है, तो कि Ag है, AgNO3 है, तो Ag के संग यहाँ पर 1 मोल है, तो Cl बाहर निकालना है। तो 1 मोल बाहर निकालना है तो एक क्लोरीन को मैं चुपचाप बाहर ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं भीतर रखूँगा इसको तो भीतर से मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है इसको बाहर कराना या फिर Ag के संग रिएक्ट कराना वो बहुत ही नामुमकिन ही है, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपके आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होती एक बार ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया तो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन तो बाहर जा चुका है, हमारे पास बचा कौन है? यहाँ पर 2 क्लोरीन बचे हैं, Cl2, और यहाँ पर NH3 कितने अपने पास? NH3 का होल 4 बन गया, नहीं बन गया? अब अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पर AgNO3 के संग रिएक्शन करेंगे तो NO3 आपका माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव के संग यहाँ पर क्या बना लेगा? 1 मोल क्या बना लेगा बच्चा? 1 मोल यहाँ पर बना लेगा AgCl बना लेगा। ठीक है, ये एक आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है 1 मोल का। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यहाँ पर आप पूछा है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CONH3 का इस कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अंदर होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर होता है। तो 2 यहाँ पर क्लोरीन के लिए हो गए और 4 यहाँ पर किसके लिए हो गए? एमाइन के लिए हो गए। तो टोटल कितना बन गया आपका? 6। दोनों ही कैसे हैं आपके? एमाइन्स और क्लोरीन दोनों ही आपके एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इन दोनों की जो डेंटिसिटी है वो दोनों की कितनी है? 1 है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर? इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड है जो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को, जो कैंसर होता है, ट्यूमर होता है इसमें, तो उसकी ग्रोथ के लिए इनहिबिट करने के लिए कौन सा यहाँ पर कंपाउंड यूज़ होता है? बड़ा सिंपल है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने के लिए। इसका नाम होता है सिस्प्लेटिन। क्या नाम होता है? सिस्प्लेटिन इसका नाम होता है। और सिस्प्लेटिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिस्प्लेटिन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है PtCl2NH3 का होल
ट्वाइस। ये अपने पास क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है। क्या होता है बच्चा, सिस्प्लेटिन होता है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। ये आपका एक एंटी कैंसर ड्रग है, ड्रग एक आपका एंटी कैंसर ड्रग है। ये आपकी जो मेडिसिन होती है सिस्प्लेटिन। सिस आप जानते होंगे, सिस और ट्रांसपोजिशन, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड होती हैं, एसोसिएटेड होती है, और उनको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यूँ तो इस पॉइंट से मैं बहुत सारी चीज़ें डेराइव कर सकता हूँ, 1.5 आवर इसके ऊपर बोल सकता हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो सब चीज़ें हम स्टॉप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। आपको ये पता होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था। एक तो था आपका एलाइलिक हैलाइड और दूसरा था आपका विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड और दूसरा कौन सा था, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आपका क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन्स का। ओके, अगर मैं एलाइलिक हैलाइड की बात करूं तो एलाइलिक हैलाइड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद कौन होता है आपका एक्स होता है। इसका हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पर sp3। ओके, और ये sp2 हाइब्रिडेशन के बीच पर आपका विनाइलिक हैलाइड होता है। ये कैसे होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जस्ट आफ्टर क्या आ जाए यहाँ पर हैलाइड आ जाए। एक्स क्या अपना यहाँ पर हैलाइड है, जो अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एटस्टाइन को हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, जो यहाँ पे कंपाउंड आपको गिवन कर रखे हैं उनकी एक बार आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा इनमें से यहाँ पर इस नेचर को शो कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रोमोमीथेन की, ब्रोमोमीथेन की बात कर रहा हूँ, तो अपना जो ब्रोमोमीथेन होता है वो आपका ऐसा होता है ब्रोमोमीथेन। इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड का तो कहीं रोल ही नहीं है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ब्रोमोईथेन, सेकेंड वन ऑप्शन है आपका ब्रोमोईथेन, तो अपन ईथेन बना देते हैं। यहाँ पर भी आपका कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या रोल ही नहीं है किसी का डबल बॉन्ड का, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपने पास है 3 क्लोरोप्रोपीन। किसकी बात कर रहे हैं, 3 क्लोरोप्रोपीन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया 3 क्लोरोप्रोपीन, तो Cl यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर वैलेंसी इसको काउंट करिए, यहाँ पर CH2 लगा दिया, यहाँ पर आपका CH हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आपका CH2। ठीक है, अगर मैं सही तरीके से इसको बनाने जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके बाद जस्ट कौन आ रहा है, X बोले तो कौन आ रहा है यहाँ पे, X आ रहा है आपका यहाँ पे ब्रोमीन। कौन आ रहा है, ब्रोमीन, तो अपन लगा देंगे यहाँ पर ब्रोमीन। क्या इस पैटर्न को ये फॉलो करवा रहा है, इस वाले को बिल्कुल करवा रहा है ना। अगर इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करवा रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है आपको, और उसके बाद कौन दिख रहा है, हैलाइड दिख रहा है, इसीलिए ये आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 क्लोरोप्रोपीन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। Here is 9th and next question is 10th and क्वाइट करते हैं इसको। We are proceeding to ask our next question of MCQ, that is 10th question. What is carbolic acid? Very simple, कुछ इसमें पूछना ही नहीं है। फिनोल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये अपने पास जो फिनोल होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चा, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बोला जाता है इसे। ठीक है, ये अपना कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, एक कार्बोलिक होता है, दूसरा होता है आपका कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, ये कार्बोलिक है और ये है आपका कार्बोनिक। अगर मैं कार्बोनिक की बात करूँ तो मेरे पास ये होता है C डबल बॉन्डो, एक OH यहाँ पर, दूसरा OH यहाँ पे, बोले तो यहाँ पर H2CO3 आपका क्या होता है,
कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ओके, ये निक है, ये क्या है आपका लिक, ये इनके बीच में क्या है डिफरेंस है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे पास जो कार्बोएन एक मेडिसिन आती थी, उस कार्बोएन एक लिक्विड सा आता था, उससे क्या होता है ये स्नेक को अपने रेजिडेंस जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि इसकी स्मेल से स्नेक दूर भागते हैं और बोला जाता है कि इसको अपने घरों के आसपास यहाँ पर स्प्रे करके रखना चाहिए, ताकि जो भी आपके पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं या फिर रेप्टाइल्स होते हैं वो नज़दीक ना आ सकें ह्यूमन्स की कॉलोनी के अंदर, ऐसा बोला जाता है। और इसका यूज़ भी किया जाता है आपका फिनोल का, जिसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से बोलते हैं। कार्बोएन के नाम से एक काफ़ी टाइम से मैंने पहले हम लेके आए थे घर पे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान है, वैसे नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल क्या होता है आपका एक एरोमेटिक ईथर होता है। दिस वन इज बेंजीन, यहाँ पर आपका OCH3, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर एनीसोल बोलते हैं। जो आपका एनीसोल होता है इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और साथ में कौन होता है अपना यहाँ पर यहाँ पे होता है आपका HNO3 भी होता है। ठीक है, अगर मैं HNO3 की बात करूँ तो यहाँ पर HNO3HO और यहाँ पर NO2 के रूप में काम करता है। जो NO है आपका पॉजिटिव और OH कैसा आपका नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे अटैक होता है एक तो ऑर्थो पर होता है और दूसरा कहाँ पे होता है? पैरा पर होता है। कहाँ पे होता है? पैरा पर। तो दोनों प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे, एक तो आपका ऑर्थो वाला और दूसरा कौन सा वाला? हाँ जी, कौन सा वाला? यहाँ पे एक ऑर्थो पर होगा आपका NO2, ऊपर लगा दी मैंने यहाँ पर OCH3, तो मेरे पास इसका नाम क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल। और दूसरा आपका बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पर आपको नाइट्रोजन लगाना है, उसके बाद OCH3 जिसको अपन बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनीसोल। अब पैरा पोजीशन ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ये आपका एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये आपका नॉन सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसने पूछा है मेजर कौन सा होगा, तो मेजर कौन सा होगा आपका? पैरा नाइट्रो एनीसोल। अगर पैरा नाइट्रो एनीसोल वैसे कॉमन नाम है आपका, अगर इसको आप IUPAC के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1 2 एंड 3 एंड दिस वन इज़ 4, तो क्या बन जाएगा अपने पास? 4 नाइट्रो एनीसोल। सो आवर करेक्ट आंसर दैट इज C। C इज आवर करेक्ट आंसर। इसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुख, रुख जिंदगी का मोड़ दिया कुछ इस तरह। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका सेलुलोज होता है ये आपका एक मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है या फिर आपका पॉलीसेक्राइड है। तो सभी को पता होगा कि मेरे पास ये क्या है? एक पॉलीसेक्राइड। क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होती है? जिसमें आपकी मोनोसेक्राइड की मोर देन 10 यूनिट आपस में कनेक्टेड होती हैं और आपके किसी एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में दूसरा आपका एक ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, स्टार्च भी होता है आपका। ठीक है, सुना इनका नाम? हाँ, ये सभी क्या है आपके एक पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर पूछा है कि इसमें जो आपकी मोनोमर यूनिट है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसी को बोला जाता है मोनोमर, और इसके अंदर जो मोनोमर होती है वो होती है आपकी बीटा डी ग्लूकोज। क्या होती है? बीटा डी ग्लूकोज। आखिर जो बीटा डी ग्लूकोज है वो होता कैसा है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया, इधर की साइड आपका ऐसे यूँ साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, ये बन गया आपका। इधर की साइड होता है आपका यहाँ पर 1 2 3 ऐसे यूँ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है OH, और इधर की साइड होता है आपका, इधर की साइड होता है आपका यहाँ पे, अरे उल्टा हो गया है तो शायद,
चलो कोई नहीं, यहाँ पर होता है आपका, चलो कोई नहीं, उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी, रुको एक सेकेंड, इसी के अंदर समझा देते हैं, मुझे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार वो पैटर्न में 2 और 3 सेल बनाऊंगा इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था ये नीचे ले रखा ऑप्शन इन्होंने, और इसी को परोक्ष लिंकेज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कार्बन होता है आपका, ये कार्बन के यहाँ पे होता है OH, और OH दूसरा कलर का वो ले लेता हूँ, यहाँ पे होता है आपका ये OH, और इधर की साइड भी होता है आपका OH। अब यहाँ से आपका H2O को माइनस कर देते हैं अपन, H2O को माइनस किया तो मेरे पास एक ऑक्सीजन बना, जो इन ऑक्सीजन यहाँ पे बना है, इन दोनों आपकी जो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट है, इनको दोनों को आपस में कनेक्टेड करके रखा हुआ है। इस चीज़ को ही क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये पूछा भी जाता है कई बार कि आपके पास जो यहाँ पे सैकराइड होते हैं किस लिंकेज के द्वारा बॉन्डेड होते हैं, तो आंसर कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है आपका, एक इंसुलिन क्या होता है बताओ, एक हार्मोन होता है, क्या होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से आपका सीक्रेट होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। और सॉरी, रुको, इंसुलिन थोड़ा सा, ये सब चीज़ें आयोडीन से कनेक्टेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। तो इसमें ये पूछा है कि इंसुलिन के अंदर कितने एमिनो एसिड हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 51। कौन सा होगा, 51 होगा। इसके अंदर एमिनो एसिड कितने होते हैं, 60। यहाँ पर 2 लेयर होती हैं आपकी, 2 पैटर्न होते हैं आपके इंसुलिन के अंदर, 2 पैटर्न होते हैं, 2 लेयर होती हैं। इंसुलेटर लिख गया, इंसुलिन के अंदर 2 लेयर होती है, एक तो होती है A और दूसरी कौन सी होती है अपनी, B होती है। एक पैटर्न के अंदर होते हैं आपके यहाँ पर 20 और इसके अंदर सेकंड वाले B के अंदर कितने होते हैं 30। अगर आप काउंट करना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी गिवन कर रखी है यहाँ पे, इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 है एक कोई कम हो गया होगा, ठीक है। और ये कितने आपके 31 है, इनको काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। तो टोटल कितने बन रहे हैं आपके यहाँ पर 51 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बड़ा सिंपल है, इनमें से पूछा है कि कौन सा आपका फैट सॉल्युबल नहीं है। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वैसे इसको बहुत से लोग विटामिन भी बोल देते हैं, विटामिन भी बोल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ मत जाओ पीछे। जो इंग्लिश लोग होते हैं, ब्रिटिश लोग होते हैं, उनकी कहानी बता रहा है ये, ठीक है। ब्रिटिश जो लोग होते हैं वो बोलते हैं विटामिन और जो यूएस वाले होते हैं वो बोलते हैं विटामिन, ठीक है। लेकिन उस पर हम नहीं जाना, हमें तो इंडियन बनना रहना है भाई, हमें थोड़ी ना बनना यूएस और ब्रिटिश लोगों की तरह। तो इसीलिए फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो अपने पास होते हैं ए बी सी को खा जाओ, डी को और उसके बाद के। यहाँ पर ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ए बी है इसके अंदर, ई बी है, ए बी डी के ई बी है और क्या है के बी है, तो ई बी है इसके अंदर, ठीक है। ए बी डी ई के, ये आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, सी होगा। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सी विटामिन सी इज करेक्ट आंसर विच इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है अपना ये। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 होते हैं आपके एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो आपके लिए बड़े सिंपल होते हैं। इनको करने में बड़ा मज़ा भी आता है और कई बार नहीं भी आता है अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लैक होती है तो। एसर्शन बोल रहा है यहाँ पे मरकरी सेल इज प्राइमरी सेल, मरकरी सेल इज प्राइमरी सेल। तो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल आपका बेसिकली
जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं छोटा सेल होता है, ये आपका वो सेल होता है। तो मरकरी सेल प्राइमरी सेल होता है, सही बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के सेल या फिर बैटरीज पढ़ने को देखने को मिलती हैं। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनमें एक बार यूज़ करने के बाद में उनमें एक फिक्स वोल्टेज होती है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर उनका जो ईएमएफ होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर चार्ज नहीं किया जा सकता तो वो आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी सेल होती है। इसमें रीजन में बोला है इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। बिल्कुल सही बोल गया ना। तो एसर्शन भी आपका राइट है, रीज़न भी आपका राइट है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अगर सही एक्सप्लेन कर रहा है तो भैया इसको ऑप्शन देना पड़ेगा ए। 15 का कौन सा होगा, ए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ये जो सेट है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा है, बाकी आपके जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो आई थिंक कम ही है। वैसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, बट हाल फिलहाल तो हमें बिल्कुल हलवा मिल रहा है, ठीक है। और हलवा मिल रहा है तो हमें वो खाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है अपना एक भंडारा। क्या है, भंडारा, ठीक है। भंडारा तो अभी नहीं, भंडारा तो आपका मार्च 4 को होगा 3 बजे, जब आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर तुम फोड़ पाते हो या फिर क्वेश्चन पेपर तुम्हें फोड़ पाता है, वो तो फिर समय की बात है। वो समय ही बताएगा कि एक्चुअली तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है इस सब्जेक्ट के लिए। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो वेरिएबल तो नहीं होती भैया, ये तो एकदम फिक्स होती है 0.693/6। फॉर्मूला देखा आपने? हाँ जी। तो एसर्शन तो इसने बोल दिया बिल्कुल गलत। चलो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसने बोला है क्या यहाँ पे टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 0 पावर के संग वेरी कर रही है। मतलब यहाँ पे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लीजिए रिएक्टेंट की उसका टी हाफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कहीं यहाँ पे एनोड का नाम नहीं आ रहा है। जैसे आपका जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना, उसके लिए टी हाफ कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है NO/2K। तो यहाँ पर जो आपकी टी हाफ है वो NO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर NO बढ़ाएंगे तो आपका टी हाफ भी इंक्रीज होगा। तो ये ऐसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेट कर रही है। बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे आपका जो टी हाफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रीज़न तो इसने बोला है बिल्कुल राइट बोला है। क्या बोला है, राइट। और ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास एसर्शन रॉन्ग होता है और रीज़न करेक्ट होता है, तो ऑप्शन अपन चूज़ करके आते हैं कौन सा वाला, डी वाला। तो इस AR टाइप क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। हेयर इज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन भी आपका यही होगा। इसने बोला एल्डेहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आखिर हम देखते हैं कि एल्डेहाइड और कीटोन के लिए कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, एसिटाल्डेहाइड ले लिया और एक साइड मैंने ले लिया यहाँ पर एसीटोन। ठीक है, अपन दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे एसीटोन। दोनों मैंने नाम बोले हैं, एसिटाल्डेहाइड और दूसरा है आपका एसीटोन। दोनों ही आपके कॉमन नेम है। ये इथेनॉल है, इसका IUPAC नेम, इसका नाम है आपका प्रोपेनॉन। ओके, इतना तो आप शायद जानते हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं, एक बात बताऊं तुम्हें आज, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म को समझना है या फिर बॉन्ड का क्लीवेज किस टाइप से होता है, आइसोमेरिज्म को समझना है, ये वो चीज़ें बहुत सारी हैं जो बेसिस बनता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर ये तुम्हारे पास नहीं आएंगी तो खुद बे खुद तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रटने के समान लगेगी, जहाँ पर तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप सोचिए, अगर आपको IUPAC नहीं पता है, उसके बाद आपको कोई कंपाउंड गिवन कर रखा है या फिर कोई स्टेटमेंट बोल रखी है कि फलाना ढिमका, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बनता है, आपको पता ही नहीं है, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं आप उस कंपाउंड की, तो आप कैसे उस मैकेनिज्म को कर सकते हैं, कैसे उस कन्वर्जन को कर पाएंगे, खुद ही विचार कीजिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी के पास IUPAC नहीं आते हैं तो मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पॉसिबल नहीं है वैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं IUPAC, जो आपका लिमिटेड ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप नीट और IIT के IUPAC पढ़ने लग जाएं, जितना कि हमें यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। और कॉमन नेमिंग को मत भूल जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेनली आपके कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होते हैं। आगे बढ़े। अच्छा, हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया Nu-, यहाँ पर आपका Nu-। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है अपने पास, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव को प्यार करेगा तो नेगेटिव ही तो करेगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करते हैं। तो इस वाली कंडीशन के अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को लगाव है किससे, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसका होता है आपका, इसी का ही होगा ना, इसीलिए आपका कैसा है न्यूक्लियस से प्यार करेगा तो खुद कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, ये बताना चाहिए था, उल्टा हो गया। ये नेगेटिव होता है कुछ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव स्पीसीज से इसे प्यार होता है। तो देखिए भैया कैसे होता है, यहाँ पे कार्बन बड़ा सातिर दिमाग का निकला, बोलता है कि हर बार यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के चले जाते हैं और मेरा बैंड बजा के चले जाते हैं। अब की बार दोनों को ये देखता हूँ, ऑक्सीजन को भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ लिया नेगेटिव, कार्बन को आया गुस्सा क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इसने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसने तुरंत ही क्या कर लिया, यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के संग यहाँ पे रिएक्शन कर ली। क्या कर ली, न्यूक्लियोफाइल के संग यहाँ पर रिएक्शन कर ली। अब जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के संग इसने रिएक्शन की है तो यहाँ पर आपका एडिशन होगा कुछ इस टाइप से, CH3 C ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका कौन बन गया, यहाँ पे Nu, और इधर की साइड कौन बन गया आपका H। ये बना होगा, नहीं बना होगा, ये बना होगा ना। आगे की जो ये तो इंटरमीडिएट कंडीशन है, आगे के जो प्रोडक्ट हैं उसको नहीं बनाना। बात को सार समझो कि यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस वाले केस के अंदर कार्बन के पास ज़्यादा अच्छी तरीके से अटैक करेगा, या फिर आपका इस वाले केस के अंदर जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा उस केस के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से अटैक करेगा। तो देखो CH3 आपका होता है एक बल्की ग्रुप। कैसा होता है, बल्की ग्रुप। कैसा होता है, बल्की ग्रुप होता है। और बल्की ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन दिखाते हैं। स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, मेरे पास दो टाइप के रिपल्सन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर और दूसरा होता है आपका साइज़ के बेस पर। जो साइज़ के बेस पर जो रिपल्सन होता है वो उसको ही क्या बोलते हैं अपन, स्टेरिक रिपल्सन। और इसी रिपल्सन का नाम होता है टेक्निकली स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, तो इस वाले में देखो दो बल्की ग्रुप है, यहाँ पर तो एक ही बल्की ग्रुप है। तो इस वाले केस के अंदर आपकी जो कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति, वो क्या होती है आपकी, कमज़ोर पड़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। यहाँ पर जो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, कीटोन की अपन क्या मानेंगे, कम होती है। मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर ये तो बोल रहा है, एसर्शन तो बोल रहा है यहाँ पर, राइट। अच्छा,
अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट। और अरे रे क्या बोल गया ये, तो इसने बोल दिया स्टेटमेंट कि यहाँ पर टोलेंट टेस्ट देता है, मतलब रीजन आपका राइट दे दिया, लेकिन टोलेंट टेस्ट का और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का तो कोई संबंध ही नहीं है। बताओ कोई संबंध है? नहीं है। अगर आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा है तो इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का। तो दोनों चीज़ें सही तो बोली हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो अपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा? बी। क्लियर हुई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। आगे बोला है इसने, कार्बल एमाइन रिएक्शन इज शो बाय सेकेंडरी एमाइन। जो अपनी कार्बल एमाइन रिएक्शन होती है वो सेकेंडरी एमाइंस के द्वारा शो होती है। बिल्कुल गलत बोल रहा है ना, क्योंकि आपकी जो कार्बल एमाइन रिएक्शन होती है वो आपकी CH3 और CH2 लाइक जैसे NH2 हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन के संग होगी, इसके संग होती है, किसके प्रेजेंस में होती है? आपका यहाँ पर एक तो होता है क्लोरोफॉर्म CH3 होता है, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पर ये कार्बल एमाइन रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। और अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये एनिलीन के संग भी रिएक्शन कर जाती है, NH2 यहाँ पर लोन पेयर होता है। ऐसे ही रिएक्शन यहाँ पर आपकी कार्बल एमाइन रिएक्शन होती है, और वो भी किसके लिए होती है? आपकी 1 डिग्री एमाइन के लिए। किसके लिए होती है? 1 डिग्री एमाइन के लिए भी होती है। तो इसने 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए तो नहीं होती है, क्योंकि ये आपका जो कार्बल एमाइन रिएक्शन होती है बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन करने के काम में आती है। किस तरीके से मुझे यहाँ पर प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन से क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करना बच्चा? सेपरेट करना है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत बोल दिया, मीन्स आपका जो एसर्शन है वो बोल दिया इसने गलत। उसके बाद देखो रीजन पे आते हैं। कार्बल एमाइन आर फोल स्मेलिंग सबस्टांस। फोल स्मेलिंग सबस्टांस कैसे होते हैं? जिनकी बैड स्मेल होती है, और बैड स्मेल लाइक जैसे आपका रोटन एग हो गया। क्या हो गया? रोटन एग। और रोटन एग किसको बोलते हैं? सड़े हुए अंडे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सड़े हुए अंडे को बोलते हैं। ऐसी इसकी स्मेल होती है। तो इसने रीजन तो बोला है सही, लेकिन किसको गलत कर दिया? एसर्शंस को। तो अगेन आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो कौन सा होगा? डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। ओके, तो ये अपने पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो आपके MCQs प्लस के AR टाइप क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। मुझे इनको एक्सप्लेन करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, हो सकता है कि मैंने वो लिमिटेड समझाया हो, आपको चाहिए थोड़ा सा वाइड इन डेप्थ, तो आप दूसरी रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 18th क्वेश्चन के साथ अब 19th क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। किस पे मूव ऑन करते हैं? 19th क्वेश्चन पर। ये बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे तो नहीं, 4 एग्जाम्पल अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास एक तो है RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और दूसरी कौन सी अपनी डेल्टा TB एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी कौन सी? डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है आपका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपकी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी वाली? नॉर्मल। अगर मैं एबनॉर्मल की बात करूं तो जहाँ पर आपका फॉन्ट ऑफ फैक्टर काम करता है वो एबनॉर्मल की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर आई लगा देता हूँ तो ओके, ये चीज़ आप जानते पहचानते और परखते भी होंगे। हेयर इज 20th क्वेश्चन, और इस 20th क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपका यहाँ पर जो गिवन कर रखा है वो आपकी
एक तो कंडक्टिविटी गिवन कर रखी है और दूसरा यहाँ पर मोलरिटी, और इससे निकालना मुझे मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली यहाँ पर आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन शीट होती है उसके अंदर सही तरीके से लिखना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको मोलरिटी दे रखी है या फिर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितनी है आपकी 0.20 मोलर। अच्छा, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, कंडक्टिविटी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, तो ये दे रखी है आपकी 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद देखो आपके पास अब यहाँ पे फाइंड आउट करना आपको, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा एम, और लैम्डा एम जो होता है वो होता है कापा इंटू के 1000 डिवाइड बाय आपका कितना एम। आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कीजिए। कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.0248 इंटू के 1000 और डिवाइड कर दिया आपने कितने से, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.2 मोलर। ओके, यहाँ से इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 248 और उसके बाद यहाँ पर 1000 की 3 जीरो, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना, मुझे डेसिमल लगाना 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद 1 2 3 एंड 4 24.8। ओके, अब इन 3 जीरो का तो काम ख़त्म है, तो इन 3 जीरो को हटा दिया यहाँ से। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 0.2 कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे अपन, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी, 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 12.40। ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर, राइट भी है, रुको एक सेकेंड। नहीं 124 आएगा भैया, 124। इसकी यूनिट क्या बनेगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका पर मोल, ठीक है। कॉपी करना है आपको, कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब अपन इसके और वाले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ये भी आपका 20th क्वेश्चन है और के अंदर दे रखा, और ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर फ्री के मार्क्स होते हैं अगर किसी के पास ये आता है तो। इसके अंदर पूछा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए Al2O3 से कितने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो Al2O3 होता है इसको एल्यूमिना बोलते हैं, इससे मुझे बनाना क्या, एल्यूमिनियम। ओके, अगर एल्यूमिना की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करने के बाद में यहाँ पर बनता है आपका एल्यूमिनियम। आपको ये पता है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और इस 3 मोल इलेक्ट्रॉन के से यहाँ पर आपका 27 ग्राम मोलर मास होता है इसका, एल्यूमिनियम का। इतना ग्राम यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज से यहाँ पे आपका 27 ग्राम क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है एल्यूमिनियम। अच्छा एक चीज़ बताइए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3 फैराडे। बताओ 1 ग्राम के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
तो 3/27 फेराडे की पड़ेगी। अच्छा, कितने ग्राम बनाना मुझे? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3/27 इंटू के कितना 40, तो 3 बन जा 3 9 उसके बाद 9 को 40 से करेंगे तो ये 4.4 फेराडे आपका आंसर निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ फेराडे। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.4 चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। ओके, अगर आप इसको फेराडे के अंदर कूलाम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 96500, लेकिन पूछा नहीं है तो करना मत, ये तो गलत कर देगा। ठीक है, जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पूछी है उतना ही मुझे यहाँ पर राइट करना अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो अपने पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या चीज़? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला जो फैक्टर है यहाँ पर वो कौन सा आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है? अफेक्ट करती है किसको? किसको अफेक्ट करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, वो कैसे करती है? जैसे आपने बोल दिया कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के रेट इज इक्वल टू क्या करेगी यहाँ पर? के इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या करती है? एन करती है। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी ध्यान रहे आपको। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि अगर मैं रेट लो लिखने जाऊँ तो रेट लो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड सेकंड वन आपका फैक्टर कौन सा था? सरफेस एरिया ऑफ मेटल। ओके, जहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है मेटल का। उसके बाद है विच मेटल इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। इसने पूछा है कि 3D सीरीज के अंदर, किसके अंदर? 3D सीरीज के अंदर। 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एंड देन जिंक, ये अपने एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको फ्रेज रखनी याद तो सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, या फिर सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये संन्यास ले चुका है तो अब जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा या फिर जाएगी। किसे ले जाना चाहते हैं वो खुद देख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एलिमेंट है आपका, वो एलिमेंट है कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर क्यों है इसका रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि कॉपर आपका जैसे Cu2O हो गया, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कॉपर का कितना है? +1 है। कितना है? +1। तो एक्चुअली यहाँ पर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर क्यों शो करता है? ऐसा कारण ये है कि बाकी एलिमेंट्स नहीं करते। इसकी बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात आती है? कॉन्फ़िगरेशन की। तो ऑर्गन को मैं अपन कौन ले लेते हैं? 3D कितना होता है? 10 और 4s कितना होता है? 1। अच्छा, इस 4s सब सेल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर डोनेट कर सकता है या फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा सकता है, लेकिन 3D जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फुलफिल्ड या फिर आपका जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहता। इसीलिए अपना यहाँ पर जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। रीज़न क्या? क्योंकि इट हैज़ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना ही लिखना, 2 मार्क्स का तो सफिशिएंट है। क्वाइट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। क्या बोला इसने? राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। इसने बोला है कि मेरे पास ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स मुझे बनाने हैं। ब्रोमोब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रोमोब्यूटेन कहाँ से होगा आपका? कंपाउंड की बात करूँ तो एक ब्रोमोब्यूटेन तो ये बनेगा आपका CH3, CH2, CH2,
ये आपका CH2 और यहाँ पर पहले कार्बन पर लगा दिया मैंने ब्रोमीन। तो एक तो आइसोमर आपका ये बनेगा। अच्छा जी, एक आइसोमर आपका ये बन गया, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि कितने डिग्री है ये आपका ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने से कनेक्टेड, 1 से कनेक्टेड है। तो ये आपका 1 डिग्री है। कितने डिग्री है आपका? 1 डिग्री है। नाम तो शायद जानते हैं, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एन ब्यूटेन या फिर ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे इसको, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अरे रुको, ब्रोमो तो भूल ही गए, ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, सेकंड जो आइसोमर बनेगा आपका, ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला। सेकंड आइसोमर कौन सा बनेगा यहाँ पे? अब मैं 2 डिग्री कार्बन को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन पर ब्रोमीन को टेस्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH वैलेंसी फ्री, और ब्रोमीन कहाँ पे लगा दिया? सेकंड कार्बन पर, उधर की साइड CH3। ये आपका सेकंड आइसोमर है, जहाँ पर आपका इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोमो, सेकेंडरी ब्रोमो, उसके बाद ब्यूटेन, सेकेंडरी रे IUPAC लिख रहे हैं ना, IUPAC में आपका ये नहीं बनेगा, रुको एक सेकेंड, ये तो आपका कॉमन नेम लिख रहे हैं ना, कॉमन नेम में ये नहीं बनेगा, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दिया। अच्छा, अब लिखते हैं, कॉमन नेम लिख रहा हूँ इसका मैं, कॉमन नेम बनेगा इसका N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और कॉमन की बात करूँ तो कॉमन क्या बनेगा इसका? कॉमन बनेगा इसका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका IP नेम है। सेकेंड वाले की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, एंड इसका जो IP नेम बनेगा वो बनेगा आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका IP बनेगा। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास? और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ पर आइसोब्यूटाइल बना दूँ, तो मेरे पास ये CH बन गया, इधर की साइड आपका CH3 बन गया, और इधर की साइड क्या बन गया? CH3। यही जो ग्रुप होता है आपका, ये आइसो ग्रुप कहलाता है। अब 3 है यहाँ पर, ये आइसो प्रोपाइल बना है। अगर मैं इस चेन को आगे कंटिन्यू करता जारी चला जाऊँ, उसके बाद यहाँ पर लगा दूँ मैं ब्रोमीन, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल। क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। नाम क्या बनेगा इसका बच्चा? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और उसके बाद बोल दिया मैंने ब्रोमाइड, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम बनेगा, वो IUPAC नेम क्या बनेगा यहाँ पे? 3 कार्बन की क्या है अपने पास, ये पेरेंट चेन बन जाएगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? ब्रोमीन की साइड से। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 1 2 3, 1 2 3, राइट है, हाँ बिल्कुल क्लियर। तो अपन क्या नाम बनेगा इसका? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? प्रोपेन। ये इसका क्या नाम बनेगा? IP नेम बनेगा। ओके, एंड फाइनल कौन सा आपका यहाँ पे आइसोमर? फाइनल आइसोमर होगा आपका टर्शिब्यूटाइल ब्रोमाइड। बोले तो आपका CH3, CCH3, और नीचे भी आपका तीनों साइड से मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पर कौन? ब्रोमीन। तो ये आपका क्या बनता है? टर्शिब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। IP नेम क्या बनेगा इसका? IP नेम बनेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो नहीं सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन। क्या नाम बनेगा? 2 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर प्रोपेन बोल देंगे हम पेरेंट चेन के लिए। ये इनका पॉसिबल आइसोमर बनेंगे कितने? 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। इनका ऑर्डर लिखना है कि इनका आइसोमर SN2 के मैकेनिज्म में इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का। आप SN2 मैकेनिज्म को जानते हैं, अगर SN2 मैकेनिज्म को जानते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है CH3 की, फिर होती है 1 डिग्री की, फिर होती है आपकी 2 डिग्री की, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? 3 डिग्री की होती है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनके बीच में ये बताना है कि उनकी कौन सी डिग्री है कार्बन की, कितने डिग्री का कार्बन है, कितनी डिग्री है यहाँ पर, वो देखना बस मुझे, और कुछ नहीं देखना। ये तो मैंने बताई दिया आपको 1 डिग्री है। ये देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके कितने पड़ोसी हैं, 2, एक दूसरा ये पड़ोसी हो गया, तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री। अगर इस ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसके कितने पड़ोसी, एक ही है, ऐसा नहीं ये है, बॉन्ड तो इसके संग बना रहा है ना, तो इसीलिए कितने डिग्री का है ये, 1 डिग्री का। और ये कितना क्या आपका, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके कितने पड़ोसी हैं, 3। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका कौन, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे ये वाला, बोले तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका 1 डिग्री, दूसरा भी तो था ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या कौन है आपका, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल, उसके बाद ब्रोमाइड। सॉरी, दो 3 दिन से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कफ और कोल्ड की वजह से, इसीलिए टाइम पर लेक्चर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट हुआ पड़ा है। उसके बाद 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री कौन है अपने पास, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद ब्रोमाइड। और उसके बाद कौन है लास्ट वाला कौन होगा आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री कौन है आपका, टर्सी ब्यूटाइल, उसके बाद है ब्रोमाइड। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा, क्या बनेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। समझ में आ रही है बात, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते पहचानते और मानते भी हैं कि जो आपका राइट ऑर्डर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। करें क्वाइट। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन, गिवन एग्जांपल। आपको ये बताना है कि डी कार्बोक्सिलेशन किससे कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में आपका सोडियम इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोइक एसिड, वो उसके संग रिएक्शन होती है। एक बार मैं करने का प्रयास करता हूँ, ये करना है, प्रयास थोड़ी नहीं करना है। लाइक जैसे मैंने बोला आपसे कि मेरे पास यहाँ पर CH3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर COO और यहाँ पर Na हो गया। इसकी रिएक्शन अपन करते हैं यहाँ पर NaOH के संग, और साथ में यहाँ पर करते हैं CO2 के संग। किसके संग, CO2 के संग नहीं, CaO के संग। अब रुको एक सेकेंड, NaOH के संग हो गया Na2, CO3। अच्छा, देख लेने के बाद CO2 के संग है या फिर CaO के संग है, किसी के संग तो है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसा बनेगा आपके पास, CH4 बनेगा, और साथ में आपका यहाँ पे बनेगा Na2SO4, अरे नहीं, Na2CO3 बनेगा। ये आपका एडिशनल प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट बनता है इसका, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, आई थिंक यही है। उसके बाद साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, पता है आपको साइनोहाइड्रिन क्या होता है, नहीं पता, बताएं। अच्छा, साइनोहाइड्रिन बेसिकली, साइनोहाइड्रिन बेसिकली हमारे पास एल्डेहाइड और कीटोन, एल्डेहाइड या फिर अपने पास जो कीटोन होते हैं उनकी रिएक्शन होती है किसके संग, KCN के संग या फिर HCN के संग। KCN के संग नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड के संग, HCN के संग होती है। तो मेरे पास जो चीज़ मिलती है यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, उसे क्या बोलते हैं अपन, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो कैसे एग्जांपल देते थे हम दोनों के, एक बार मैं ले रहा हूँ एल्डेहाइड का। तो एल्डेहाइड आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कौन बनता है, H बनता है। तो ये आपका एल्डेहाइड है, एसिड एल्डेहाइड बोले तो इथेनॉल। इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं किसके संग, HCN के संग। किसके संग करा रहे हैं, HCN के संग करा रहे हैं, कराएं। अच्छा, जैसे ही HCN के संग रिएक्शन हो, यहाँ पर ऑक्सीजन है धोखेबाज, सभी को पता है। ऑक्सीजन अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ता है, नेगेटिव चार्ज इसको कर देता है पॉजिटिव। यहाँ से आपका पॉजिटिव हाइड्रोजन है और CN कैसा है आपका, नेगेटिव। CN चला जाता है किसके पास, कार्बन के पास, और हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाता है, ऑक्सीजन के पास। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर वो साइनोहाइड्रिन होगा, और साइनोहाइड्रिन कैसा दिखेगा अपने को, ऐसा।
कैसा दिखेगा, CH3, इधर की साइड C, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के संग कौन चला गया H, और इधर की साइड आपका CN अटैच हो गया, और इधर की साइड आपका H तो पहले से ही था, बन रहा है ना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं आपने, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अगर इन केस ऑफ कीटोन बनाना है आपको, कीटोन के अंदर भी बना सकते हैं आप, तो कीटोन को बनाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, है स्पेस, रुको रुको रुको, है स्पेस एक्चुअली। तो कीटोन लाइक जैसे मैंने बोला CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, इसकी HCN के संग रिएक्शन करनी है तो HCN और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को अपने फेयर में तोड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो CN आपका इसके ऊपर, H कहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, CH3, ये C, ये O, यहाँ पर आपका H अटैच हो गया, यहाँ पर आपका CN, और इधर की साइड से आपका एक मिथाइल ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, तो ये क्या होगा आपका साइनोहाइड्रिन। ओके, ये अपने पास इस टाइप से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन का विद हाइड्रोजन साइनाइड। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, आगे बढ़े, क्वाइट करते हैं। हियर इज 25th क्वेश्चन, और 25th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कंपेयर कराने के लिए बोले जाते हैं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, लेकिन आपको सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जब आपको ये पता नहीं चलता है कि बेसिक ऑर्डर और एसिडिक ऑर्डर को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। आपको मैं बता दूं एक रिलेशन सिंपल है, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, तो ये बता दूं मैं आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस के आई इफेक्ट के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EWG के, किसके, EWG के, और यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस के आई इफेक्ट के। बस इन चीज़ों को देख लो, इस रिलेशन को ध्यान रख लो, आप बाकी इन चीज़ों को कंपेयर करने से नहीं चूकोगे, ठीक है। सबसे पहले पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो एनिलीन का है ना। अपन बनाते हैं यहाँ पे पहला कंपाउंड एनिलीन, क्या बनाते हैं, एनिलीन। एनिलीन आपको पता है कि यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो यहाँ पर इन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो यहाँ पर एक बेस के रूप में काम करेगा, लुईस बेस के रूप में, ठीक है। लेकिन सभी के पास है ये, तो भैया दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन क्या अपने पास, ये अपने पास पैरा नाइट्रो एनिलीन है, NO2, यहाँ पर आपका NH2, और तीसरा कौन सा अपने पास कंपाउंड है, पैरा टोलुआइडीन। क्या नाम है, पैरा टोलुआइडीन। टोलुआइडीन क्या होता है अपने पास, टोलुइन, यहाँ पर आपका CH3 CH2 NH2 सॉरी, ठीक है, ये पैरा टोलुआइडीन है। तीनों को कंपेयर करना है। अब देखो आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर NH2 एमाइंस जो आपका एनिलीन है, इस एनिलीन के ऊपर, किसके ऊपर, एनिलीन के ऊपर यहाँ पर कोई भी ना तो EWG है ना आपका EDG है, केवल और केवल कौन है, ये कर सकता है आसानी से, लेकिन इनको भी तो कंपेयर करके देखना है। अच्छा, NO2 क्या है आपका, NO2 नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, क्या कहते हैं इस ग्रुप को, नहीं पता, अच्छा ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पता नहीं है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ाई है सभी चैप्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये CH3 क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG होता है। अब देखो इस वाली कंडीशन में ना EWG है ना EDG है, इसके अंदर EDG है, और जितना ज़्यादा EDG होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ होगा, नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, लेकिन मुझे बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब सबसे पहले बतानी है सबसे कम किसकी होगी, ठीक है। यहाँ पर EWG है, EWG तो क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके रख देता है। तो सबसे पहले तो कौन आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन, कौन आएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो अपन बना देते हैं यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ वो सबसे कम होगी। फिर आएगा आपका यहाँ पर जिसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक EWG और EDG नहीं है, वो है आपका एनिलीन, तो ये बना दिया मैंने एनिलीन। उसके बाद कौन है आपका, उसके बाद है अपना यहाँ पे कौन है भैया, EDG वाला पैरा टोलुआइडीन,
तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इस वाले का, फिर किसका होगा, इसका, फिर होगा इसका। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को जानने का। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हमारे सामने अगला जो कंपाउंड है वो यहाँ पे पूछ रहा है किसका, ये तो पूछ रहा है यहाँ पर ही एनिलीन का, फिर पूछ रहा है यहाँ पर 2 डिग्री एमाइन, यहाँ पर आपका है 3 डिग्री एमाइन, और यहाँ पर है आपका एमाइन। ठीक है, इनका यहाँ पे पूछ रहा है। इनका और एक बार देख लेते हैं हम, रेज कर दें इसको, कर दें रेज भैया, ठीक है कर लेते हैं एक बार रेज। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर भैया चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। हाँ समझ सकते हैं वो चीज़ों को, बट ये नहीं हो सकता कि हो जाए। सबसे पहले तो आपको कंपाउंड दे रखा, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एनिलीन का तो जस्ट मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये अपना एनिलीन होता है। ओके, लोन पेयर है इसके पास, सभी के पास नाइट्रोजन वाले लोन पेयर हो, इसी के तो ऊपर महायुद्ध महाभारत छिड़ी हुई है। यहाँ पर अपने पास 2 डिग्री एमाइन है NH, इधर की साइड C2H5 है, और इधर की साइड कौन है अपने पास C2H5। कौन है, C2H5, यही तो है। ओके, अच्छा जी, इसके पास भी यहाँ पे लोन पेयर है। ये अपना एरोमेटिक वाला है 1 डिग्री, और ये अपना कौन सा है 2 डिग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के दोनों साइड आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, इथाइल ग्रुप। कौन दिखाई दे रहे हैं, इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा अपना टर्सरी, ठीक है, टर्सरी एमाइन बोले तो C2H5, फिर नीचे एक C2H5, और साइड में भी कौन होगा आपका C2H5, ये होगा। इसके पास भी लोन पेयर है, ये अपना कौन सा डिग्री का है 3 डिग्री का। उसके बाद है आपका NH3। कौन है NH3। NH3 के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर ये, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये आपका अमोनिया है, क्या है अमोनिया, अमोनिया। अब देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपका प्लस का इफेक्ट काम करेगा। कौन सा इफेक्ट काम करेगा, प्लस का इफेक्ट काम करेगा। लेकिन ये सब उल्टा हो जाता है इन केस ऑफ एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में एक इफेक्ट काम करता है जिसका नाम होता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है, और इस रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, और इस कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है लोन पेयर। मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला, ये इस डबल बॉन्ड को पूरे रिंग के अंदर घुमा देता है, डिस्पर्स कर देता है इस लोन पेयर को। तो गलती कर गया नहीं अगर इसके पास ये कंडीशन बन गई तो इसके पास देने के लिए दूसरे के पास तो है ही नहीं है। मतलब लुईस बेस बनने के लिए इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस लोन पेयर को किसी के लिए देना पड़ेगा, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं भैया। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी, इसकी होगी सबसे कम। अच्छा, यहाँ पे देखो इधर की साइड से ये EWG है, नहीं EDG है, ये भी EDG है, क्योंकि आपके जो मिथाइल थाइल ग्रुप होते हैं, जो R ग्रुप होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका EWG कहलाता है, सॉरी EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इधर की साइड से ये दे देगा, इधर की साइड से ये देगा, तो यहाँ पर आपका प्लस प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, इधर की साइड देखो, तीनों साइड से प्लस 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 आई इफेक्ट, मतलब तीनों साइड से ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी प्लस का इफेक्ट दे रहा है। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के पास भंडार है इलेक्ट्रॉन का, उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पुश की जा रही है तीनों साइड से, तो वो क्या करेगा, इसको बेज सोते हुए आराम से डोनेट कर देगा। इसके पास भैया इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाइड्रोजन एक बलिदानी तत्व है, बलिदानी प्राणी है, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा सम्मान। तो इसको सम्मान की नज़र से देखते हैं सभी, लेकिन बेचारे को कोई भी ठुकरा कर यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो सबसे कम किसकी होगी, आपकी एनिलीन की। अगर मैं इनको कंपेयर करने जाऊँ तो सबसे कम किसकी होगी, पहले एनिलीन की, फिर किसकी होगी यहाँ पर अमोनिया की, ठीक है, फिर किसकी होगी यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन तो है नहीं इसके अंदर, नहीं है। 2 डिग्री कौन है आपका यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस NH, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी C2H5 का होल थ्राइस N की।
टर्सरी अमाइन की सबसे ज़्यादा होगी। ये इनका बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कॉपी करने का प्रयास कीजिए, कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया तो और बढ़िया बात है। ओके, 26 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू बड़ा सिंपल क्वेश्चन यार। ये इस सेट के अंदर मैक्सिमम हमें देखने को मिले हैं, बी सेट के अंदर सबसे ज़्यादा हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मीन्स मुझे समझाने का कुछ नहीं है, जो आपने चैप्टर का पढ़ा है डेफिनेशन बेस्ड वही आपको पोर्शन यहाँ पे कवर करना, बाकी कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ेगा। नहीं है ना बिल्कुल भी 1% भी। हाँ जी, अब इसमें पूछा गया है कि टू टाइप ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी ऑफ इंटू के एक्स बी, ये होता है। अच्छा, इक्वल नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होंगी मेरे पास, या तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा, पी एस ग्रेटर देन क्या होगा आपका पी नोट ऑफ ए इंटू के एक्स ए प्लस के पी नोट बी ऑफ इंटू के एक्स बी, ये कंडीशन होगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे पास, पी एस जो होगा वो लेस देन होगा पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी, यही कंडीशन होगी नहीं होगी। अच्छा, ये तो कहलाते हैं आपके यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता है, हमारा इक्वल नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। रोल्स लॉ का ये पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं भैया इसको, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, इंटरेक्शन। भाई देखो, अगर यहाँ पे सॉल्यूट और इसमें होते हैं सॉल्वेंट, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है लैग, वीक इंटरेक्शन होता है इनका। भाई देखो, एक चीज़ बताओ, अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है एक सॉल्यूशन के अंदर, ये है ए की और बी की यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर है, कमज़ोर है तो भैया क्या होगा, जैसे ही अग्नि देवता को मैं यहाँ से प्रकट करूँगा तो क्या होगा, इसकी वेपर इसको एब्जॉर्ब करेंगी और एब्जॉर्ब करेंगी तो यहाँ से इसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, किसकी और बी की। यहाँ पर जो ए और बी डिनोट कर रहा है ये आपका इंटरेक्शन होता है किसका, सॉल्यूशन का। किसका होता है, सॉल्यूशन का। और ए इंटरेक्शन किसका होता है आपका, सॉल्यूट का। बी भी किसका होता है आपका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है ए बी की, जो ए बी की जो इंटरेक्शन होती है वो ए और साथ में बी भी इंटरेक्शन से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर आपका इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ए और बी हैं, जो बोले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, इनकी जो आपकी अट्रैक्शन हो गई वो कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण यहाँ पर इनकी वेपर एक्सर्ट नहीं होंगी। ओके, इसीलिए कैसे शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। और इसके लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो कैसा होता है आपका, ये भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज कैसा होगा आपका, ये भी होगा आपका यहाँ पर 0, क्योंकि एंट्रोपी आपकी चेंज होती है, रैंडमनेस बढ़ती है, तो यहाँ पर आपका ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करूँ तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा आपका, यहाँ पर लेस देन 0 होगा। और एंट्रोपी तो आपकी दोनों के लिए सेम ही होगी, ग्रेटर देन कितनी होगी आपकी, 0 होगी, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पर एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ती ही है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन किसके यहाँ पे कौन होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। और यहाँ पर कौन होता है आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप बेसिकली आपके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए ना। अच्छा, कॉपी करो तो फटाक से। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स 27th क्वेश्चन। If first order reaction is so time required for 99%, completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। इसने बोला है हमें ये दर्शाना है, हमें ये शो करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में उतना टाइम लगता है, वो 2 गुना होता है 90% कंप्लीट होने का। मीन्स ये मुझे बताना है, अगर मैं देसी तरीके से बात करूँ तो 99%
इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T 90%। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ ला के देना है। क्या ला के देना? प्रूफ ला के देना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कंडीशन बन सकती है या फिर नहीं बन सकती। अगर क्वेश्चन दिया है सो दैट बोला है तो भैया करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें, प्राण निकल जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। ओके, तो करें। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ मैं, इन केस ऑफ अगर आपकी 99% होती है, अगर मैं T 99% की बात कर रहा हूँ तो क्या होता है? लाइक मैंने एक रिएक्शन कंसिडर करी है, ये A है आपका, और यहाँ से आपका कुछ B प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? B प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूँ, टाइम 0 की, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0 रही होगी, मीन्स यहाँ पे एनोड बोलेंगे इसको हम। अच्छा, आपका प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0। अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपकी रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो एनोड का यहाँ पर 99% किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, मीन्स 99 डिवाइड बाई 100 कितना होता है आपका? 0.99 एनोड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है इस वाली कंडीशन पर। अच्छा, आपका लेफ्ट कितना बचा होगा? वो बचा होगा आपका 0.01 एनोड, ये रिमेनिंग होगा, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे एटी बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अंदर क्या होता है? यहाँ पे अपने पास, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो T 99% क्या होता है? 2.303 अपॉन के यहाँ पे के डाल दिया, उसके बाद log 10 बेस एनोड डिवाइड बाई 80 कितना आपका? 0.01 एनोड, यही बनेगा। एनोड से एनोड कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो कितना ऊपर? 100। कितना? 100। तो मीन्स यहाँ पर जो T 99% आया है वो निकल के आया अपने पास 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर log कितना आया है आपका? 100, और log 100 कितना होता है आपका? वो आपको पता होगा, 2 होता है। कितना होता है? 2। ये तो इनकेस होगी आपकी 99% रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने का रेट, सॉरी, जो आपका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन से मैंने यहाँ पर निकाल के दे दिया आपको। अगर मैंने आपको अब बोला है कि मेरे पास T 90% की बात करते हैं, अगेन मैं वही चीज़ें समझा रहा हूँ। एक यूज़ क्या मिल रहा है यहाँ पर? B मिल रहा है। अब की बार आपका जो टाइम है वो कितना है आपका? 0। ये एनोड रहा होगा और ये 0 बना होगा। इन केस ऑफ जब आपकी 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो अपने पास ये 90% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका होगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बन चुका हो भैया? 0.9 एनोड। ये बन गया होगा? बन गया होगा ना भैया? अच्छा, रिमेनिंग कितना बचा होगा? 0.1 एनोड, और 0.1 एनोड क्या है? यहाँ पर 80 है। वही चीज़ें प्लेस करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास T 90% इज इक्वल टू बनेगा आपके पास 2.303 अपॉन के यहाँ पे के log 10 बेस एनोड डिवाइड कर दिया मैंने कितने से? 0.1 एनोड। एनोड से एनोड कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट को यहाँ से हटाया तो log 10। तो मीन्स आपका जो 90% बना वो बना आपके पास 2.303 अपॉन के और log 10, यही बना। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे करना है T 99% अपॉन के T कितना? 90%। करें भैया? अच्छा, आपको ये पता है 2.303 अपॉन के है, ठीक है, यही तो है। इनटू के यहाँ पर क्या है आपका? log 100, और log 100 कितना होता है आपका? 2 होता है। इधर की साइड आपका 2.303 अपॉन के और यहाँ पर कौन है? log 10, यही है। अच्छा, उसके बाद देखो ये पूरा आपका ख़त्म हो गया यहाँ से। ये log 10 कितना होता है? 1, और log 100 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो फाइनल मेरे पास जो निकल के आया है वो निकल के आया है T 99% डिवाइड बाय आपका T 90% इज इक्वल टू 2। तो आप इसको हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर T 99% इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T 90%। अरे रे रे रे, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये आपके पास 27th क्वेश्चन था जो इस टाइप से आपसे बनेगा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो। आगे बढ़े।
ये आपका और वाला क्वेश्चन है, इसी 27th का पार्ट समझ लीजिए। हमें तो करवाना है बिकॉज हमारे पास कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, दोनों को समझाने हमें, बिकॉज हमारा समझाने का काम है, तुम्हारा काम है सेलेक्ट करना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, और इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे वहाँ पर वही मैकेनिज्म फॉलो करना है जो मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। लाइक मैंने जैसे बोला, अच्छा, कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ऐसे कुछ यहाँ पर बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। टाइम ज़ीरो पर आपको पता होगा, मैं इसको बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको कोई भी चीज़ें मुश्किल ना दिखाई दें। तो एनोड रहा होगा, ये प्रोडक्ट आपका जीरो बना होगा, ये बना होगा ना भैया। अच्छा, किसी टाइम टी पर इसमें से यहाँ से x चला गया होगा, अगर यहाँ पे x चला गया होगा तो x बन गया होगा। किसमें से गया है? ए नोट में से गया है x गया है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं जो बच गया है, अब एटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एटी बोलते हैं। अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की बात करूं तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में अगर मैं एटी को डिफाइन करूं यहाँ पर तो कैसे करेंगे? रेट लो लिखते हैं अपन, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी की पावर कितनी लगानी पड़ेगी? जीरो। बिकॉज ये अपनी जीरो रिएक्शन है तो पावर कितनी लगानी पड़ेगी मुझे? एन की जगह जीरो लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा, ये तो रेट लो की फॉर्म हो गई। अब डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में आपको पता होगा कि रेट कैसे लिखा जाता है, माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी डिवाइड बाई डी टी, ऐसे लिखा जाता है। इसको हम मानते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो कंपेयर करने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पे माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी अपॉन के डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी की पावर ज़ीरो। अच्छा, एटी की पावर जो जीरो है वो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसको कर दो यहाँ पे स्टॉप। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा आपका कौन? के कॉन्स्टेंट। कौन बचा है? कॉन्स्टेंट। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस माइनस साइन को इधर की साइड खींच रहा हूँ, डी टी को भी इधर की साइड खींच रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी इज इक्वल टू माइनस के इंटू के डी टी। अच्छा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अगर मैं डी एटी का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा एटी, बिकॉज अपन जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है? एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स कौन है आपका? यहाँ पे एटी हो गया। इस के को हम कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर बाहर निकलती है, तो माइनस का के कांस्टेंट बाहर निकल चुका है। डी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? टी होता है, और यहाँ पर सी क्या लगा दिया मैंने? इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया भैया। अच्छा, फिर क्या करते हैं अपन? इतना आने के बाद में आपको ये पता है कि जब आपका टाइम ज़ीरो रहा होगा, कितना? ज़ीरो रहा होगा जब आपका टाइम, तो यहाँ पर और जो आपका एटी है वो आपका ए नोट के इक्वल रहा होगा, क्योंकि जब मैंने बता दिया है कि जब वहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हुई रिएक्शन तो ए नोट ही मानना पड़ेगा मुझे। टाइम आपका ज़ीरो की कंडीशन बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि एटी को ज़ीरो माना मैंने एट टाइम ज़ीरो पर, तो माइनस के इंटू के टाइम ज़ीरो हो गया, प्लस का सी। यहाँ से सी की जो वैल्यू निकलेगी वो ए नोट निकलेगी। इस सी की वैल्यू को मैं प्लेस कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर। इस वाली इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? ए टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू के टी प्लस के, यहाँ पर बनेगा ए नोट। क्या बनेगा? ए नोट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भैया? यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, तो के टी इज इक्वल टू कितना निकलेगा अपने पास? ए नोट माइनस के ए टी, और यही चीज़ क्या है अपनी, ये जो दोनों चीज़ें निकली हैं ये क्या है आपकी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, इस टाइप से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। और ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं आप इसका। अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा, ये एटी क्या है आपका? वेरिएबल है तो वाई मान लिया, माइनस के क्या आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और टी क्या आपका एक वेरिएबल है तो इसको एक्स मान लिया, और ए नोट सॉरी ये माइनस के क्या है आपकी? स्लोप है, और ए नोट क्या आपका? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किसके बीच बिटवीन होगा? वो आपका बिटवीन होगा ए टी और टी के बीच में। ए टी और टी के बीच में क्या होगा? आपका ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि टाइम तो कभी कांस्टेंट होता ही नहीं है, टाइम कभी रुकने वाला थोड़ी नहीं है जो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ से स्लोप की जो
वैल्यू है वो के है, और टाइम हो गया, और ये आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट ए नोट हो गया। तो ऐसा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए टी और टी के बिटवीन। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद द लीड्स 3 रीजन वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट इज ए गुड कैटलिस्ट। वेरी सिंपल थ्योरेटिकल है, लिखना कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस और मेरे पास रीजन है जिनकी वजह से एक ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट रीजन जो होता है वो होता है अपने पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके भैया, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ आयरन की। आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 3d6 4s2। यहाँ पर 4p भी है इसके पास और 4d भी है। तो ये 4p और 4d के अंदर देखो बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, 3 तो इनके अंदर होते हैं, px py pz। और 4d के अंदर क्या होता है आपका, एक तो होता है dxy, एक होता है आपका dyz, और एक होता है आपका dzx, और एक होता है आपका dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 और 3 8, इनमें से भी खाली पाली होते हैं। तो मीन्स आप ये लगा सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं इन ऑर्बिटल के अंदर। यही कारण है कि यहाँ पर ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। अच्छा, दूसरा है ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। लाइक जैसे आपका आयरन होता है, आयरन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 और +3 होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नीज की, तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है, +4 होता है, +6 होता है, +7 भी तक भी ये शो करता है। ठीक है, वैनेडियम की बात करें तो +2 +5 ये सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं ग्रेटर देन 2। तो इसीलिए ये आपकी ये सेकेंड रीजन होता है इसका कोड कैटलिस्ट शो करने का, या फिर क्यों यहाँ पे एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। ओके, थर्ड होता है आपका रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, बिकॉज जो उससे पहले वाले चैप्टर थे सर्फेस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, ये आपके रिमूव कर दिए गए थे। मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये रिमूव कर दिए गए थे, किस रीजन से आई डोंट नो, बट ये 3 रीजन है जो इसमें मैं बता रहा हूँ, जिनकी वजह से यहाँ पे ये एटलीस्ट गुड कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। हियर इज 29th क्वेश्चन। सिंपल है, ये भी थ्योरेटिकल है, बट मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज ऑफ फेरेंटीन कार्बन CCl4 और आइडोफॉर्म की आपको यूजेज बताने हैं। फेरन 2 होता है, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये आपका फायर को बुझाने का भी काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी काम लिया जाता है। आइडोफॉर्म आपका बेसिकली DDT होता है, वो तो है ना। DDT किसके रूप में काम करता है? इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है। आइडोफॉर्म का देख लेने एक बार, ठीक है, थ्योरेटिकल है, मिस हो रहा थोड़ा सा माइंड से। थर्टी क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कौन है आपका 30, अच्छा 31 भी हो गया। रुको हुआ नहीं है, करना है भैया, करना है। 32 रह रहा है, मीन्स 35 क्वेश्चन है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे बड़े शानदार तरीके से। इसी आसार विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अपने घर पर, मेरे घर पे नहीं, अपने घर पे क्या करने, सॉल्व करके देखने। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9050211361 पर। जहाँ पर आपकी कोई क्वारी है तो आप मैं उसको सेंड करिए। मैं अगर मेरे पास रेलेवेंट कोई क्वारी होती है तो उसको मैं अपने वीडियो के सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ। तो टिल देन कल मिलेंगे आपसे, टिल देन बाय। ओके।